नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस वक्त का इंतजार था, ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति में वो वक्त अब बिल्कुल करीब आ चुका है और ये वक्त करवट ले रहा है पाटलिपुत्र में, पटना में, जहां मुख्यमंत्री जेडीयू के नेता नीतीश कुमार बीजेपी से आखिरकार दो हाथ करने के लिए मन बना चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी से दामन छुड़ाकर, रिश्ते तोड़कर तेजस्वी से हाथ मिला लेंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या 2024 में आने वाले लोकसभा के चुनाव सुपर फाइनल में वो मोदी के सामने एक बड़े चेहरे के तौर पर, एक बड़े विकल्प के तौर पर खड़े होने जा रहे हैं? और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो वाकई देश की राजनीति, मान लीजिए, बड़ी तेजी से बदलने जा रही है। और ऐसा कुछ ग्राउंड जीरो से हो रहा है। और आज मैं आपको बिहार के एक रिपोर्टर अभिषेक कुमार, उनसे भी बात कराऊंगा, कुछ तथ्य भी रखूंगा, कुछ फैक्ट्स भी रखूंगा। और आज का वीडियो आने वाली सियासत के लिए वाकई इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कहानी बड़ी तेजी से करवट ले रही है पटना में, उसे बेचैनी मोदी जी को भी है, अमित शाह को भी है, उससे बेचैनी आरएसएस को भी है। उसकी वजह यह है कि 2024 में मोदी चाहते थे कि वो जेडीयू के साथ ही चुनाव लड़े, क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 में नीतीश के साथ जाने से बिहार से एक बड़ा चंक, एक बड़ा लाभ बीजेपी को मिला है। लेकिन मोदी की ये गणित फिलहाल नीतीश गड़बड़ा रहे हैं। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गणित गड़बड़ाई है, ये जो बीजेपी असहज हो रही है, बेचैन हो रही है, इसके पीछे असली कारण क्या है, एक बार देख लेते हैं और फिर बढ़ते हैं कहानी की ओर। अब दोस्तों, बीजेपी की ये जो असहजता है, जो बेचैनी है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले एक अरसे से नीतीश कुमार और तेजस्वी, इनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। वो बहाना चाहे रोजा इफ्तार पार्टी का हो, वो बहाना चाहे राबड़ी के घर जाने का हो, राबड़ी जी के घर जाने का हो, वो चाहे लालू परिवार के साथ ग्रुप फोटो खिंचाने का हो। एक बात सही है कि 5 साल के बाद नीतीश और लालू परिवार में नजदीकियां बढ़ी हैं। और इसकी जो इंतहा है वो हमें तब देखने को मिली, इस नजदीकी की, जब तेजस्वी ने एक अल्टीमेटम दिया कि अगर कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हुआ तो वो फिर पटना से बढ़ जाएंगे दिल्ली दरबार की तरफ, पद यात्रा में निकल जाएंगे। और अगले दिन नीतीश कुमार ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। अब ये जो जातिगत जनगणना का जो पेज है, ये बहुत असहज कर रहा है। इसको मैं समझाऊंगा, विस्तार से समझाऊंगा कि बीजेपी आरएसएस कास्ट बेस्ड सेंसस के नाम से इतना बेचैन क्यों, घबरा क्यों जाती है, सांप क्यों सूख जाता है, उस पर मैं आऊंगा। एक तीसरा कारण, और ये कारण है कि जो अमित शाह की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जो मोदी साहब की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, ज्ञान व्यापी, मथुरा, काशी, कुतुब मीनार, ताजमहल, उससे कहीं इतर, उससे कहीं अलग नीतीश कुमार मुस्लिमों के प्रति एक बहुत नरम रुख रखते हैं, एक फ्रेंडली है। और आप कह सकते हैं कि एक आज भी, भले ही वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, मुसलमानों का विश्वास, अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज का विश्वास नीतीश कुमार के पास है। और ये उनका एक बड़ा क्रेडेंशियल है, नीतीश कुमार की जो राजनीति है। एक और सेकुलर पॉलिटिक्स के अलावा जो उनकी सोशलिस्ट बैकग्राउंड है, और बिहार चूंकि सोशलिस्ट पॉलिटिक्स की एक लैबोरेटरी रहा है जेपी के समय से, चंपारण के समय से, गांधी के समय से, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं फुल क्रेडेंशियल्स के साथ नीतीश कुमार, जिनकी इंटीग्रिटी पर भी कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो ये भी एक कारण है सेकुलर पॉलिटिक्स की मुख्य धारा में नीतीश का बना रहना, कि जो बीजेपी को असहज करता, आरएसएस को असहज करता है। और पांचवा कारण कई हैं, लेकिन मैं प्रमुख कारण आपको बता रहा हूं। एक और जो लेटेस्ट कारण है वो है आरसीपी सिंह। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं
और नीतीश के बड़े खास रहे, जेडीयू के हैं, लेकिन आरसीपी सिंह जो हैं वो इस वक्त मोदी जी की गोद में बैठ गए, जाके मोदी जी की गोद में, और नीतीश ने उनसे दूरियां बना ली। तो आरसीपी फैक्टर भी ऐसा है जिसने बीजेपी और आप कह सकते हैं जेडीयू के बीच एक गहरी दरार डाल दी है। इस पर भी आएंगे जब हम अभिषेक कुमार से बात करेंगे, आपको मैं और डिटेल दूंगा, एक ब्रेकिंग न्यूज भी दूंगा इस पर। अब सब जब नीतीश कुमार ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, और इस सर्वदलीय बैठक में बिहार में हम विचार करेंगे कि क्या कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, क्या जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है उन्होंने। और जब ये ऑल पार्टी मीटिंग आई तो ये जो साहब हैं, जी हाँ ये साहब तारकेश्वर प्रसाद, ये डिप्टी सीएम है इस वक्त, बीजेपी के सबसे बड़े नेता आप कह सकते हैं विधानसभा में, ये घबरा गए। और जब इनसे मीडिया वालों ने पूछा प्रसाद साहब से कि साहब आप क्या इस ऑल पार्टी मीटिंग में जाएंगे और आपका कास्ट बेस्ड सेंसस पर क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया है, तो प्रसाद साहब ने कहा कि डिस्कशन करेंगे इस पर विचार विमर्श होगा। यानी वो एक सीधा उत्तर देने से घबरा गए। अब इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? इसके पीछे कारण यह है कि आरएसएस को लगता है कि वो धीरे धीरे बिहार में जिस तरह अपने पांव मजबूत कर रही है मोदी जी के चेहरे को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, वो जितनी भी हिंदू जातियां हैं, सवर्ण हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, सबको एक साथ लेके आना चाहती हैं। लेकिन ये जो कास्ट बेस्ड सेंसस है ये उस हिंदू यूनिटी को तोड़ता है, कमजोर करता है। इसलिए बीजेपी कास्ट बेस्ड सेंसस से बच रही है और नीतीश कुमार वहीं पर हथौड़ी मार रहे हैं, उसी जगह पर, उसी दुखती रग को उन्होंने पकड़ लिया है। तो ये एक कुलबुलाहट का, ये एक बेचैनी का कारण है बहुत बड़ा कि जातिगत जनगणना एक तरह से आप कह सकते हैं वज्रपात है बीजेपी के इरादों पर, प्लान्स पर। अब दोस्तों अगर कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, ये तीनों पार्टियां और कुछ वामपंथी पार्टियां ये एक मंच पर आ गई जातिगत जनगणना को लेकर, और प्रस्ताव पारित हो गया, कैबिनेट में चला गया और आदेश कर दिया कि हाँ भाई बिहार में सेंसस होगा, तो जानते हैं इसका असर क्या होगा? इसका असर मध्य प्रदेश में होगा, जहां पिछड़ा वर्ग जो है वो आप समझ सकते हैं कि वो पूरी तरह से आग बबूला है, उबाल पर है। और उत्तर प्रदेश में भी बार बार कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग विपक्ष कर रहा है, अखिलेश यादव कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। तो यूपी में भी इसका असर पड़ेगा, इसका असर मध्य प्रदेश में पड़ेगा और प्रदेशों में भी। लेकिन यूपी और मध्य प्रदेश की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यहां आंदोलन चल रहा है और यहां बीजेपी की सरकार है। और अगर ये यूपी में और फिर एमपी में ये आंदोलन उग्र होता है कास्ट बेस्ड सेंसस का, तो ये जो पिछड़े और अगड़े की लड़ाई और तेज होगी। और कहीं ना कहीं जो आरएसएस जिस यूनिफाइड हिंदू की बात कर रही है 2024 से पहले अपनी छतरी के नीचे लाने की, वो जो एक्साइज है, कवायद है, वो कमजोर पड़ेगी। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है क्योंकि ना सिर्फ बिहार, यूपी और एमपी तक इसकी आंच आएगी और मोदी जी की तब जो गणित है 2024 की वो गड़बड़ाएगी। बहरहाल मैं और भी इस पर विषय पाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार अभिषेक कुमार जो एकदम हथेली की तरह बिहार को जानते हैं, अध्ययन करते हैं एक एक डेटा के साथ, पहले भी मैं उनको आपसे मिलवा चुका हूं, रूबरू करा चुका हूं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं और एक लेटेस्ट अपडेट लेते हैं बिहार पर। अभिषेक, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप पटना के लगातार हॉटलाइन पर हैं, तेजस्वी और नीतीश अगर साथ आते हैं तो आने वाले दिनों में क्या राष्ट्रीय राजनीति में एक तूफान सा उठता हुआ आपको दिख रहा है? दीपक जी, हम सब पत्रकार हैं और हम सब देखते हैं कि कोशिश करते रहते हैं कि अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों से कोई सूचनाएं निकाली जाए। क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि इसमें कोई भी राजनेता, हर दल में हाईकमान कल्चर बहुत ज्यादा हावी है, तो जी। ऑन द रिकॉर्ड बोलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ सूचनाएं निकलकर सामने आ जाती है और जो अब तक निकलकर सामने आ रहा है उससे एक चीज साफ साफ दिख रही है कि बिहार में नीतीश कुमार एनडीए का दामन छोड़ेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि नीतीश कुमार कब छोड़ेंगे।
वो दिन कौन सा होगा जिस दिन नीतीश कुमार छोड़ेंगे? एक 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 चीज तो लग रही है कि जिस तरह का जो नीतीश जी का हम पैतरा देख रहे हैं, वो सिर्फ हम रोजा इफ्तार की बात नहीं कर रहे पिछले दिनों की। जितनी बार उनकी मुलाकातें हुई हैं, चाहे वो राबड़ी देवी से हुई हो, चाहे तेज प्रताप से, चाहे तेजस्वी से, चाहे वो राबड़ी जी के घर गए हों इफ्तार के ही बहाने से, या जो है लालू यादव के खेमे से संपर्क में है, आपको लगता है कि ये इस बार नीतीश कुमार सीरियस हैं और उनकी दूरियां क्योंकि बीजेपी से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, जो बीजेपी का बर्ताव है उनके प्रति उससे वो खिन्न है, और 2024 से पहले नीतीश एक मूड बना चुके हैं कि अब हमें बड़ा फैसला लेना है? दीपक जी, इस सवाल के पहले मैं आपको एक ब्रेकिंग खबर दे दूं कि आरसीपी सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं जनता दल यूनाइटेड के कोटे से, यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं, नालंदा के रहने वाले हैं, नीतीश कुमार का मैन फ्राइडे कहा जाता था। आप जानते हैं आरसीपी सिंह की कितने ताकतवर हुआ करते थे, आपने देखा होगा जब वो रेल भवन में नीतीश कुमार बैठते थे, आंख और कान थे नीतीश के वो। जी, वो आरसीपी सिंह आज अपने ट्विटर पर अपने बायो से जनता दल यूनाइटेड शब्द को उन्होंने हटा दिया है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्यसभा में और जनता दल यूनाइटेड में उनके दिन पूरे हो गए हैं। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने खेमे से भेज दे, अपने कोटे से। तो सवाल ये है कि नीतीश कुमार अपने दल से जिसे निकालना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको रिहेबिलिटेट करने की बात यदि करती है, तो नीतीश कुमार इसे किस तरह से देखेंगे? विभीषण की भूमिका किसी दल में सहयोगी दल के साथ कोई और दल निभाए, उसको किस प्रकार से देखा जाएगा? दूसरी चीज, जाति जनगणना का मुद्दा जिसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस का जो एक नैरेटिव है, वो तिनका तिनका जोड़ करके कास्ट कॉन्ट्राडिक्शंस को एक तरह से इरेडिकेट करके हिंदुत्व का एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है। तब जाकर इस देश के बहुसंख्यक समाज की जो आबादी 80% है, उसमें 35, 36, 40% तक लोग यूनाइट हो पाते हैं। अब उसमें यदि 4000 से ऊपर जातियां देश में है, उसमें यदि जाति जनगणना होती है तो क्या होगा उस हिंदुत्व का? तो बिहार भाजपा ऊपरी मन से कह रही है कि हम इस मूव का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी वॉयस भी सामने आ रही है उसमें कि वो विरोध करने के लिए तैयार है, विरोध में बोल भी रहे हैं। और ऐसे हालात में तेजस्वी यादव जो बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर दोनों एक जगह आते हुए दिखते हैं। और एक चीज, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी लंदन से लौटने के बाद ये, चलिए हमने मान लिया कि ये जातिगत जनगणना को लेकर बैठक भी हो गई, प्रस्ताव भी पारित हो गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या तेजस्वी अपना दिल बड़ा करके चाचा को, अंकल नीतीश को, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी 2024 तक सौंपेंगे और लोकसभा में उनको एक लीडर के तौर पे प्रोजेक्ट करेंगे कि 2024 में मोदी के अगेंस्ट फेस नीतीश कुमार हो? क्या तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के लिए इच्छुक हैं अंदर से? उनको एक तरह का, आपको कुछ इस तरह के इंडिकेशंस आरजेडी के कैंप से दिख रहे हैं? दीपक जी, चूंकि आपने इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म बहुत लंबे समय तक किया है, एक व्यावहारिक बात मैं आपको उससे रूबरू कराना चाहता हूं। इस देश में कौन ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है एक्सेप्ट आरजेडी जो 7 इलेक्शन हारने के बावजूद अभी अस्तित्व में बनी हुई है? 4 बार विधानसभा, 3 बार लोकसभा। 7 इलेक्शन हारने के बाद किसी दल के पास संसाधनों की कितनी दिक्कत होती है, इसका अंदाजा आपको होगा। मामूली नहीं है 7 बार चुनाव हार जाना लगातार। उसके बावजूद आरजेडी जिंदा है, लेकिन हर चुनाव में दिख रहा है कि फाइनेंशियल क्रंच आरजेडी के साथ आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंस अच्छी है। परफॉर्मेंस इसके बावजूद अच्छी है, लेकिन सवाल है कितने दिनों तक, ये सवाल भी है। आगे जब 2015 में, 2020 में अगर फाइनेंशियल क्रंच की स्थिति नहीं होती तो आरजेडी आज सत्ता में होती। संसाधनों की बहुत शिद्दत से कमी महसूस हुई थी राजद के लोगों को। अब स्थिति है कि अब स्थिति और बिगड़ी हुई दिख रही है आपको। 2020 में तो सब कुछ झोंक कर चुनाव लड़ा गया। तो संसाधनों के लिए इस देश में अब किसी से छिपी हुई बात नहीं कि सत्ता की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है तो संसाधन है। प्रमोद महाजन के जाने के बाद संसाधनों की कमी हुई थी 2009 में, आप बहुत बखूबी जानते हैं। तो मैं आपकी बातों से आप इशारा ये कर रहे हैं राजद जब सत्ता में आएगी, मैं यही कह रहा हूं कि राजद सत्ता में आएगी तो संसाधनों की कमी भी दूर होगी। तो ये एक व्यावहारिक दृष्टिकोण भी है, सत्तावादी दृष्टिकोण के अलावा एक व्यावहारिक दृष्टिकोण भी है। चाचा के लिए दरवाजा खोल रहे हैं तेजस्वी की नहीं, ये बताइए। मेरे ख्याल से चाचा के लिए नहीं, वो खुद के लिए दरवाजा खोल रहे हैं।
और खुद के लिए दरवाजा खोलने के लिए चाचा के लिए दरवाजा खोलना उनकी मजबूरी है, क्योंकि चाचा से ज्यादा सेफ बेट, उससे ज्यादा सेफ बेट कोई हो ही नहीं सकता है जिस पर वो दांव लगा सके। उनसे उनको वोट बैंक को कोई खतरा नहीं है, खतरा तो नित्यानंद राय से है उनको, जो उनके स्वजाती हैं और भारतीय जनता पार्टी उसमें से लगाने की तैयारी। तो दोस्तों कई फैक्टर हैं, आरसीपी सिंह उसमें से एक फैक्टर हैं, जिन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल पर जेडीयू से नाता तोड़ लिया। अभी ट्विटर पे तोड़ा है, वर्चुअल पे तोड़ा है, और कुछ दिन के बाद जब राज्यसभा चुनाव होंगे तो रियलिटी में भी तोड़ देंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं पटना से। अगर हम नीतीश को देखें तो उनके लिए ये एक नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं मोमेंट है, और नीतीश समझ रहे हैं कि 2024 में उन्हें वैसे ही डंप किया जाएगा जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को किया गया या पंजाब में अकाली दल को किया गया, बाकी सहयोगी दल जो नायडू बाबू वगैरह का हाल हुआ, वही हाल उनका 2024 के बाद होगा। यानी 2 साल के बाद इनिंग्स खत्म हो जाएंगी। इसलिए वो इस नाउ और नेवर सिंड्रोम में कह सकते हैं, एक मोमेंट में है, और इस बार वो बहुत सीरियस हैं, फैसले ले रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर कहीं ना कहीं समाजवादी के पक्ष में आता तो ये फैसला नीतीश बहुत पहले ले चुके होते। वो डिले सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत बीजेपी को मिली। बहरहाल नीतीश के लोग कह रहे हैं, करीबी कह रहे हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई, कि वो एक मन बना चुके हैं। अब टाइम उनको डिसाइड करना है, दिन उनको डिसाइड करना है। लेकिन जो दूरियां हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, वो इतना दूर निकल चुके हैं बीजेपी से कि अब पीछे मुड़ने का, बीजेपी के साथ चलने का, अब उनको लगता है कि अब कोई उनके पास वजह नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि देश का जो नया सूरज है वो पश्चिम से नहीं पूरब से ही निकलेगा, और पूरब से जब जब देश का सूरज निकला है, इतिहास गवाह है कि उस सूर्य का प्रताप है। और देखते हैं कि क्या ये नए सूर्य का प्रताप नीतीश कुमार होंगे। आज बस इतना ही। इस खबर को, क्योंकि डेवलपिंग न्यूज़ है, मैं इस पर वॉच करूंगा और मैं आपके सजेशंस भी चाहूँगा इस पूरे पॉलिटिकल खबर पे, जो एक बड़ी खबर बन जाएगी, बन रही है आने वाले दिनों में। इस पर मैं आपको रिपोर्टिंग करता रहूँगा। और एक गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और इसका जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर आप क्लिक करिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।